सभी को नमस्ते। कैसी रही कल की क्लास? बढ़िया रही? कुछ ध्यान में है कल क्या समझा था, सीखा था, सुना था, जाना था? है? प्रवीण, जिग्नेश, अर्जुन, बाबू और राजेश, सही है ना? हिना बहन, फिर उसके बाद सोनी, फिर से सुहानी और रिद्धि। मेरे को तो याद में है कल की क्लास में जो हमने सीखा था वो मुझे याद में है। अभी आप बताइए कि आपने कल की क्लास में कुछ एक बातें हमने करी थी। मैं चाहती हूँ आप में से कोई उसको समराइज कर दे, सारांश कर दे, है ना? सारांश कर दे। तो बताइए, कौन मुझे बताएगा कि कल की क्लास में हमने क्या सीखा था? अर्जुन बताएंगे आप? बताएंगे, ठीक है। चलिए अर्जुन से सुनते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या बातचीत करी थी। बताओ बेटा। कल की क्लास में वैसे देखें तो पूरा तो याद नहीं है, पर कुछ ऊपर से पॉइंट ले लूँ तो मेन विचार के बारे में पढ़ा, फिर कंपटीशन, फिर जो हमें नहीं, ये नहीं बताना क्या टॉपिक कवर किए थे, आपको क्या समझ में आया था कल की क्लास में वो आपको बताना है। हाँ, मुझे जो टॉपिक समझ में आया वो कंपटीशन व प्रतिस्पर्धा का जो मेन टॉपिक था वो समझ में आया। फिर क्या जो समझ में आया? उसमें समझ में आया कि हम जो कंपटीशन जो करते हैं उसमें ईर्ष्या और द्वेष का निर्माण होता है। सही और बात। आखिरकार बीमारी। हाँ, ये समझ में आया। ये बताना है अपने को कि मुझे कल ये समझ में आया। मैंने क्या पढ़ा है उससे क्या लेना देना, आपको क्या समझ में आया उससे लेना देना है। ठीक है? फिर ये समझ में आया। फिर क्या समझ में आया? फिर जो विचार के बारे में कि हम विचार करते हैं तो वो किन आधार पर करते हैं, तो उनमें मेन 3: हित के आधार पर, लाभ के आधार पर और एक प्रिय के आधार पर। और फिर जो थे निपुणता, कौशल्य, कुशलता और पांडित्य। बहुत बढ़िया। उसमें देखें तो स्किल, बिहेवियर और इंटेलिजेंस। वो पांडित्य हमें आता है शिक्षा से। फिर दूसरा जो निपुणता, स्किल, वो बस इतना ही। वो देखने से आता है। वो देखते हम सीख जाते हैं किसी के सिखाने से, है ना? बढ़िया। और व्यवहार भी देख करके आता है। मानव से देखता है, उसको सीख जाता है ना? बढ़िया। वॉइस क्लियर नहीं है? अभी क्लियर है? जने कि फैन ऑफ करिए प्लीज। एक मिनट। हाँ भैया, अभी जरा फैन ऑफ करते हैं फिर देखते हैं। अभी बस 2-3 दिन के अंदर है ना, इसका ये जो इनपुट है, वॉइस का इनपुट हम प्रॉपरली कर देंगे। एक प्रॉपर कैमरा फ्रंट में लगा देंगे ताकि आपको मैं ऐसे दिखाई पड़ूं जैसे मैं सीधा आपसे बात कर रही हूँ। ये थोड़ा सा समय लगेगा 2-3 दिन का। तब तक हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करके आपको भेजेंगे। एक बारी दोबारा भी सुन सकते हैं लेक्चर को। और ठीक है। और आखिर में पदार्थ के बारे में देखा था। उसमें पदार्थ में जो है पहले थे निर्जीव वस्तु, उसमें मिट्टी, पत्थर, मणि, ऐसे। फिर जिसमें प्राण होता है जैसे चेता तंतु, ऐसे उनमें थे पेड़ पौधे थे। फिर जीव होते हैं, जीव में जीव और जानवर। आखिर में आता है जिसमें जिज्ञासा होती है, वो मानव। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ध्यान से सुनी क्लास। बहुत बढ़िया। कौन बताएगा? सोनी बताओगे बेटा? सोनी को दीजिए जरा माइक। हाँ, बताओ सोनी, कल क्या आपको समझ में क्या आया? मैंने क्या बोला वो सब टॉपिक नहीं बताने, आपको जो अच्छी बात लगी हो, आपको जो समझ में आया वो बताओ। निपुणता, कौशल्य और पांडित्य के बारे में बताना चाहती हूँ। निपुणता यानी हम हाथ से जो स्किल द्वारा करते हैं वही काम, और कौशल्य यानी व्यवहार कुशलता से काम जो करते हैं वो, और पांडित्य यानी हम मानसिकता और विचार से जो कार्य करते हैं वो मानसिकता। बहुत बढ़िया। और क्या समझ में आया? और जो कार्य मानसिकता से करते हैं वो कार्य शिक्षा से मिलता है, वो विचार। सही बात है, बढ़िया, एकदम अच्छा आपने समझाया।
इतना ही तो कल हम बात करने का प्रयास कर रहे थे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ये जो पूरी बात सीख रहे हैं उसका आधार है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। सह अस्तित्ववाद, ठीक। ये जो शब्द है वाद, वाद का मतलब होता है विचार। जब हम कहते हैं ना वाद, वाद मतलब होता है विचार। बोलते हैं ना वाद विवाद, विचार के ऑपोजिट कोई विचार आ जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं? वाद विवाद। तो वाद का मतलब होता है विचार। ये विचार कैसा है? सह अस्तित्व का विचार है ना, जो हम बात कर रहे हैं, जो पूरी बात को रख रहे हैं, क्योंकि एक नई प्रकार की बात आपके सामने आ रही है। तो सह अस्तित्व का मतलब है, सह अस्तित्व को धीरे धीरे समझाएंगे आपको, लेकिन आज अपनी बात को रखने के अर्थ में रख रही हूँ। सह अस्तित्व मतलब संबंधों में पूरकता। संबंधों में क्या? पूरकता, लेन देन, इसी को तो संबंध कहते हैं। और क्या है संबंध? लेना देना, ठीक है। संबंधों में पूरकता, ये जो विचार है इसमें ये मूलभूत बात है कि संबंधों में, अस्तित्व में संबंध है और संबंधों में क्या है? पूरकता है, ठीक है। तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के हिसाब से देखिए, अब आप ये भी पूछ सकते हैं चाहे तो, चाहे ठीक है ना पूछें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पास अभी तक दो प्रकार के विचार और रहे हैं। एक विचार का नाम रहा है आदर्शवाद और एक विचार का नाम रहा है भौतिकवाद। भौतिकवाद, जैसे किसी ने बोला ना सजीव और निर्जीव, ये इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन है कि एक वस्तु सजीव है, एक वस्तु निर्जीव है, इस तरीके का क्लासिफिकेशन हुआ है हमारे भौतिकवादी विधि में, है ना, कि जहाँ पर सांस चल रही है वहाँ पर क्या है? सजीव है, और जहाँ सांस नहीं चल रही है वो क्या है? निर्जीव है। तो हम लोग अभी इसको नहीं पढ़ रहे हैं, इसको समझा जाए तो अभी हम लोग शब्दों को, बेटा अर्जुन, सजीव निर्जीव शब्द नहीं आएगा हमारे पास, है ना। आप पाओगे कि यहाँ पर शब्द भी धीरे धीरे अर्थों के साथ स्थिर होते जाएंगे, उनका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग है। तो सजीव निर्जीव शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से आदर्शवाद में भी कुछ एक, जैसे जीव जगत, इस तरीके के शब्द आते हैं, उसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ना हम इसको पढ़ रहे हैं ना हम इसको पढ़ रहे हैं। ये जो पूरी बात हम पढ़ रहे हैं वो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद अथवा विचार के आधार पर इस पूरे अस्तित्व को देख रहे हैं और देखते हैं कैसा दिखाई पड़ता है ना। मुझे बड़ा अद्भुत दिखाई पड़ता है, वही जो मुझे अद्भुत दिखाई पड़ता है वो आपको भी दिखाऊंगी आज, ठीक। इतनी बात स्पष्ट हुई। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके आधार पर पूरी बात चल रही है? मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। सह अस्तित्व का मतलब है संबंधों में पूरकता, वाद का मतलब है विचार। तो पूरे अस्तित्व को देखा तो हमको क्या, जैसे आदर्शवादी विचार में फॉर एग्जाम्पल पूरे जगत को क्या बता दिया? मिथ्या। इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा कभी और, आज नहीं, है ना। तो इस आधार पर भी नहीं हो रही है, इस आधार पर भी, मतलब आदर्शवाद के आधार पर भी नहीं हो रही है, भौतिकवाद के आधार पर भी नहीं हो रही है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, संबंधों में पूरकता का विचार। इस दृष्टिकोण से हमको पूरी धरती को देखना है, धरती में चारों अवस्थाओं को देखना है, और धरती को सूरज की अविभाज्यता में, बृहस्पति की अविभाज्यता में मैं आपको देखना सिखाऊंगी। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी धरती की कहानी, ठीक है। कहानी सुनने के लिए तैयार? धरती की कहानी, ठीक। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रणेता कौन है बताइए? मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रणेता कौन? श्री ए नागराज जी। बढ़िया, ठीक है। तो अच्छा, बढ़िया। देखिए हम धीरे धीरे सीख गए हैं। ये वीडियो कैसे ऑन हो गया?
इसको नहीं, ये डिलीट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक सेकंड, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ थोड़ा मैनेज करेंगे कैसे करते हैं इसको। चलिए, हमको समझ नहीं आ रहा कैसे करते हैं, ये कॉपी पेस्ट हो गया है इस पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज कैसे, हाँ ठीक है, चलिए, है ना। तो मैं आज आपको सुनाऊंगी ये पूरा ये कैसे विकास कैसे हुआ है ना, इतनी बातें आपको समझाऊंगी। तो बेटा देखो, कुछ चीज़ें, अच्छा मज़ेदार बात जानते हो क्या, जितनी भी मैं आपको बातें बोलूँगी ना, वो सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ वो आप ऐसे सोचिएगा क्या आपको वो बातें ठीक लग रही हैं, आपको अंदर से पता चलेगा ये बात मेरे को ठीक जचती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोग विश्वास में जीना चाहते हो? हाथ उठाइए। विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, सारे के सारे। कितने लोग सम्मान पूर्वक जीना चाहते हो? कितने लोग स्नेह पूर्वक जीना चाहते हो? कितने लोग ये चाहते हो कि विश्व में कहीं पर भी युद्ध ना हो? सारे के सारे चाहते हैं। अब अच्छा, अपनी कल्पना लगाओ और ये बताओ कि अगर हमें ये बात रामकृष्ण ट्रस्ट या श्री नागराज कौशल्य विकास संस्थान के बाहर पूछूंगी तो क्या उत्तर आएगा? क्या बोलेंगे? सारे लोग हाथ उठाएंगे कि कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं जी हमको तो युद्ध चाहिए? क्या लगता है? सबका अलग अलग होगा। क्या लगता है आपको? जो हम यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं वो सारे लोग विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं, और इस संस्थान के बाहर जो बाकी लोग हैं वो क्या कहेंगे? अविश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं। क्या कहेंगे? द्वेष पूर्वक जीना चाहते हैं। क्योंकि हमारा काम तो है विचार के आधार पर चलना, विचार करने का काम है। शिक्षा किसका काम है? विचार का। शिक्षा क्या करती है? विचार में परिमार्जन। शिक्षा करती है आपको तैयार विधिवत विचार करने के लिए। ये शिक्षा का काम है, ये मेरा काम है एज अ शिक्षक कि मैं आपको विचार करने के लिए कुछ वस्तु दूं कि आप इस पे विचार करके बताइए क्या लगता है आपको। अच्छा सोचिए, आपके परिवार में क्या उत्तर आएगा? आपके परिवार में सारे लोग विश्वास पूर्वक या अविश्वास पूर्वक? विश्वास पूर्वक। आपके घर में कितने लोग हैं? 6 लोग। आपके घर में विश्वास पूर्वक? आपके 6 5 11 4 15। आपके घर में 16 21। आपके घर में 17। 21 और 17 38। आपके घर में बोलो बोलो रिद्धि, घर में कितने लोग हैं? 6 44। आपके घर में 50 58 58 लोगों का तो हमने यहीं बैठे बैठे सर्वे कर लिया कि 58 लोग ये कहेंगे। बाकी सोचिए कि और लोगों के परिवार में इस दुनिया में कहीं पर भी मानव हो, कहीं पर भी, अंग्रेज हो, हिंदुस्तानी हो, कहीं केन्या का हो, है ना, कहीं का भी हो, उत्तर तो मुझे लगता है, आप भी सोच के बताइए, उसके हृदय से यही है कि यार विश्वास पूर्वक जीना चाहते। संबंधों में जो खरी खोटी सुनाने वाली बात है बढ़िया लगती नहीं है, बढ़िया नहीं लगती, किसी को भी बढ़िया लगती नहीं है। ये एक मज़ेदार बात है कि हमको सारे, अगर हम अपने ऊपर आए, जैसे किसी ने बोला नहीं दूसरों को तो ऐसा शायद उल्टा लगता हो, ये सब बातों को झाड़ दीजिए कि आपने आज तक ज़िंदगी में सुना क्या है, एक किनारे रखिए, अपने अंदर से जो उत्तर आता है उसको दीजिएगा और आप पकड़ ले जाएंगे इतनी सारी बातों को। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी नहीं हैं, बड़ी आसान है, लेकिन किसके लिए? जो ध्यान से समझने के लिए प्रयास करेगा उसके लिए बड़ी आसान है। ठीक, तो मैं इतनी सी बात के साथ आज आपको धरती की कहानी सुनाना चाहती हूँ, है ना, इस अस्तित्व की कहानी सुनाना चाहती हूँ। देखिए, कल हमने आपसे कहा कि मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के आधार पर इस पूरे अस्तित्व को यदि हम देखें, इस पूरे अस्तित्व मतलब होता है द होल एग्जिस्टेंस, द होल एग्जिस्टेंस मतलब चांद को देखें, बृहस्पति को देखें, प्लूटो को देखें, है ना, और जितने सूरज को देख लीजिए और उसके बाद धरती को भी देख लीजिए। इस तरीके से आकाश गंगा में फैले जितने भी हम ग्रह गोल पिंडों को देख सकते हैं वो सब, और इस तरीके से सब कुछ देखते देखते हमको कितनी कुल चीज़ें दिखाई पड़ी, उसको वर्गीकरण किया कि हमको ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा और ये दिखा। तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद कहता है इसके हिसाब से अस्तित्व में कुल
4 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, उनको 4 अवस्थाओं के स्वरूप में वर्गीकृत कर दिया। वर्गीकृत मतलब उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया। इस तरीके का कुछ क्लासिफिकेशन जो है मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद करता है। और ये किस आधार पर इन सबको बोलता है? अवस्था। क्या शब्द दिया? 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान। जैसे कि मैंने कल बताया, मिट्टी, मणि, धातु, पत्थर आदि पदार्थ अवस्था। पेड़ पौधे प्राण अवस्था। यहाँ पर क्या है? श्वसन की क्रिया है ना? जहाँ पर श्वसन की क्रिया शुरू हो जाती, प्राण अवस्था। जीव अवस्था जो जीव जानवर है, और फिर ज्ञान अवस्था जिसमें मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर कि ये इसमें कौन किसको रखा है? मानव को, है ना? जैसे कि मैं इससे पहले बता रही थी कि भौतिकवाद के हिसाब से और यहाँ तक कि आदर्शवाद के हिसाब से भी मानव को क्या बोला है? जीव बोला है। जीव, वी आर सोशल एनिमल्स, ऐसी बात करते हैं ना, या फिर जीव शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके स्टडी में नहीं जाएंगे, हम इसके स्टडी में आते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या ये आपको ठीक लगता है, क्या इसके हिसाब से चलना ठीक रहेगा? आज हमको ये निर्णय करना है। शिक्षा जो है वो आपको विचार करने के लिए तैयार करती है, और विचार पूर्वक आपको प्राप्त होते हैं कुछ निष्कर्ष। निष्कर्ष प्राप्त होते हैं तो उसी को हम कहते हैं ज़िंदगी हमको ऐसी जीनी है। तो शिक्षा जो है ज़िंदगी कैसी जीनी है इसके लिए तैयार करने का कार्यक्रम है। ठीक है राजेश? ठीक बात चल रही है? तो देखो, पदार्थ में आया अपना मिट्टी। मिट्टी हर प्रकार की, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, है ना, लाल मिट्टी और जितने प्रकार की मिट्टी, बंजर मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, सब प्रकार की मिट्टी। मणि, जिस प्रकार के पत्थर आदि निकलते हैं, धातु अधातु, है ना, पत्थर आदि। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं, है ना, जैसे ऑक्सीजन, हवा, पानी, ये सब कहाँ पर आ गया? पदार्थ अवस्था में। ये सभी पदार्थ रूप में है। ठीक है? उसके बाद प्राण अवस्था, उसके बाद जीव अवस्था, उसके बाद मानव। जीव का मतलब तो आप समझ ही गए हो, जीव जानवर, इसलिए इसमें तो कुछ ज़्यादा लिखने की मुझे आवश्यकता लगी नहीं। जीव जानवर, और ये हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। तो अब आप अपनी सूझबूझ से बताइए। देखिए, आज धरती की कहानी कुछ मैं सुनाऊंगी, कुछ आप सुनाएंगे, और मैं आपको इसलिए ऐसा करवाना चाह रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि एक्चुअली में आपके दिमाग में जो कल्पना, आप दिमाग में नहीं, आप में जो कल्पनाशीलता है वो लगभग सही दिशा में जाने का ही डिज़ाइन है। लगभग सही दिशा में जाने का डिज़ाइन है। जैसे मैंने अभी सबसे पूछा, सबने कहा विश्वास में जीना है, स्नेह में जीना है। इसमें कोई भी व्यक्ति अलग बात नहीं बोला। वो छोटी बिटिया बैठी है ना पीछे, वो भी पूछेंगे ना तो यही बोलेगी विश्वास में जीना है, प्यार से जीना है, यही बोलेगी, है ना। तो अब आप बताओ, आपके हिसाब से धरती की कहानी जो है, इसमें एक, अगर मैं इसमें नंबर दे दूं, या नंबर आप कहोगे तब दूंगी, तो पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था में पहले कौन सी वस्तु रही होगी? पहले कौन सी अवस्था रही होगी? सबसे पहले बताओ सुहानी, सबसे पहले क्या रहा होगा? मिट्टी। बाकी लोग बताओ, सबसे पहले कौन सी अवस्था? पदार्थ की, प्राण की, जीव की, ज्ञान? पदार्थ। क्या सारे लोग एक मत हैं? पदार्थ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसा ही लगता है, और मज़ेदार बात है, देखो हम सब एक रूप होकर के, भैया म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लें, हाँ। तो हमको ये समझ में आया कि अरे ये तो अंदर से अपने को ऑटोमेटिकली एक अनुमान लगता है और सारे लोगों को एक ही जैसा अनुमान लगता है। तो पदार्थ अवस्था सबसे पहले यही अनुमान लगता है। दूसरा अनुमान क्या लगता है? दूसरे, उसके बाद क्या आया होगा? प्राण अवस्था। बहुत बढ़िया, हमको भी यही अनुमान लगता है। फिर तीसरा अनुमान क्या लगता है? जीव जानवर, जीव अवस्था। बहुत बढ़िया, जीव अवस्था। और चौथा अनुमान क्या लगता है? ज्ञान अवस्था। तो बस मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद यही कह रहा है कि भाई ये क्रम है चीज़ों के आने का, और वो आपने खुद ही बता दिया मुझे कि ये क्रम है। पहला है पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, फिर है प्राण अवस्था के बाद जीव अवस्था, उसके बाद ज्ञान अवस्था।
ये एक अद्भुत क्रम समझ में आ गया अपने को। भाई पहले ये, उसके बाद ये दोनों, मतलब पदार्थ और प्राण दोनों रहेंगे, मतलब मिट्टी भी रहेगी, पेड़ पौधे भी रहेंगे। फिर उसके बाद जीव अवस्था आई तो मिट्टी भी रहेगी, पेड़ पौधे भी रहेंगे, फिर जीव जानवर भी रहेंगे। फिर ज्ञानावस्था आ गई तो ज्ञानावस्था में मिट्टी भी दिखाई पड़ेगी, पेड़ पौधे भी दिखाई पड़ेंगे, जीव जानवर भी दिखाई पड़ेंगे और मानव भी दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो इतनी सी बात धरती की कहानी में 4 अवस्थाएं हैं और 4 अवस्थाओं के क्या अनुक्रम है ये आपके टेस्ट पेपर में पूछा जा सकता है। आसान है, अंदर से उत्तर आता है इसका तो। ठीक, बढ़िया। आइए देखते हैं थोड़ा सा और पदार्थ अवस्था को समझते हैं। अब मैंने आपको बताया मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद संबंधों में इतनी खूबसूरत पूरकता है, इतनी खूबसूरत पूरकता है कि बात ना पूछिए। मैं उसको आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए तत्पर हूँ। ठीक, ध्यान से सुनिए। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने 10th पास किया है। आप सभी ने एक चीज़ पढ़ी जिसको हम बोलते हैं आवर्त सारणी। आपको याद है क्या? पीरियोडिक टेबल। जिनको पता है ठीक, जिनको नहीं पता है ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आवर्त सारणी हमको बताती है लगभग 120 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तत्व जैसे कि क्या क्या? जैसे आपने एक नाम सुना होगा, ऑक्सीजन। सुना है? हाँ ना बोलो। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना? और बोलो क्या क्या सुना है? नाइट्रोजन, है ना? सल्फर। और बोलो मैग्नीशियम, है ना? इस तरीके से हाँ, मैंगनीज, है ना? कॉपर, बहुत बढ़िया, है ना? तांबा या कॉपर, बोरॉन। ठीक, मोनोब्लॉक। हाँ, इस तरीके से करते करते कहाँ तक? कुल 120 तत्व ऐसे करके हमने देखा है। तो आवर्त सारणी में क्या पाया? 120 प्रकार के तत्व दिखाई पड़े। और जो लोग थोड़ा बहुत खेती समझते हैं तो उनको पता है जब हम यूरिया डालते हैं तो उसमें कौन से तत्व की पूरकता करने का प्रयास करते हैं? बोलो। नाइट्रोजन। यस, वेरी गुड। तो हम मिट्टी में किसी चीज़ की कमी, हवा में कोई चीज़ की कमी, तो किसी ना किसी विधि से उसकी पूरकता करते हैं, तब हमको एक अच्छी फसल मिलती है। इस तरीके से आदमी ने आवर्त सारणी में 120 प्रकार के तत्वों को पहचाना, इसको पदार्थ नाम दिया। पदार्थ मतलब मटीरियल, है ना? इसको नाम दिया और इसकी किस तरीके से पूरकता है उसको भी पहचाना। अब इसकी पूरकताएं किस प्रकार से हैं, इसके कुछ लेक्चर आपको जनक भाई से सुनने को मिलेंगे। अद्भुत लेक्चर्स आपको सुनने को मिलेंगे, अद्भुत, आपको मज़ा आ जाएगा सुनने में, है ना? मैं थोड़ा सा उसका हिस्सा रखूँगी, उसमें भी मज़ा आएगा, पर जनक भाई से सुनने में आपको अलग ही स्तर का मज़ा आएगा। तो 120 प्रकार के तत्व। अब मैं देखिए, जिसको नहीं समझ में आता कोई चिंता बहुत मत करिएगा, है ना? लेकिन मैं कुछ चीज़ें लिखूँगी जिनको कुछ लोगों को समझ में आएंगी। तो अस्तित्व में हमने एक चीज़ और देखी। क्या देखी? देखिए, आपको दिखाते हैं। तो अस्तित्व में एक डिज़ाइन है। क्या डिज़ाइन है? मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के माध्यम से हमको वो डिज़ाइन जो है वो देखने को मिलता है। देखने को ये मिला कि अस्तित्व में जितने भी प्रकार के तत्व हैं, है ना? जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, कुछ चीज़ें लिख देती हूँ। तो जैसे ये तत्व लिखा हुआ है हाइड्रोजन। क्या लिखा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा एक प्रकार की गैस है, और इसको बहुत दबाते हैं तो ये लिक्विड फॉर्मेट में भी आ जाता है। ठीक है ना सर? तो हाइड्रोजन एक प्रकार का जेट फ्यूल है। जेट फ्यूल समझते हो? जो जेट प्लेन नहीं होते हैं उसमें एज एन ईंधन की तरह उसको डालते हैं। हाँ, रॉकेट फ्यूल। इट इज़ अ रॉकेट फ्यूल, सॉरी, इट्स अ रॉकेट फ्यूल। तो हाइड्रोजन जो है ना बहुत अधिक, ये कैसा है? जलने वाला, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इनफ्लेमेबल है। तो हाइड्रोजन अपने आप एक तत्व की तरह देखेंगे तो क्या पाया कि ये जलने वाली एक वस्तु है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के बारे में आप सब 6th-7th में पढ़ के आए हो कि कोई भी चीज़ है ना, जैसे हमको एक्सपेरिमेंट याद है जो कैंडल उसमें रहती है, उसमें हम ग्लास ढक देते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है ना?
तो उससे हमको क्या समझ में आया था कि जलाने के लिए कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन क्या है? जलाने वाला। तो अब सोचो, कल्पना अपनी दौड़ाओ कि एक चीज़ है जो जलती है खूब मज़े से, और दूसरी चीज़ क्या है? जलाती है, मतलब जलाने में सहायक है। तो अगर सोचें कि इन दोनों, जब ये दोनों चीज़ें साथ आएंगी तो ऐसा लगता है बहुत ज़ोर से आग लग जानी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में क्या होता है? ऐसा नहीं होता। अस्तित्व में जब ये दोनों गैसेस मिलती हैं, तो एक नई वस्तु मिलती है, H2O, जिसका नाम है वाटर, जिसका नाम है पानी। और पानी की बेटा क्या खासियत है? ये क्या है? बुझाने वाला। क्या है ये? बुझाने वाला। कुछ दिखा? खुश हुआ करो तो थोड़ी ताली बजाया करो, छोटे बच्चों की तरह, ठीक है। तो अस्तित्व का जब डिज़ाइन देखने चले तो क्या दिखाई पड़ा कि भाई एक जलने वाला, एक जलाने वाला, और उससे मिल करके इन दोनों ने जब ये साथ में आए तो इन्होंने अपने आचरण का त्याग किया और त्याग करके एक ऐसी वस्तु बनाई जो अद्भुत वस्तु है। वो वस्तु है पानी, क्योंकि पानी के बिना पेड़ पौधे नहीं हो सकते, जीव जानवर नहीं हो सकते, और आदमी भी नहीं हो सकता। तो इतनी अद्भुत वस्तु बनी अस्तित्व में। तो अस्तित्व में क्या डिज़ाइन है? ये जो पदार्थ अवस्था है, ये अपने जब साथ में आता है तो आचरण का त्याग करके एक नई ऐसी वस्तु बनी जो कि इस अस्तित्व के डिज़ाइन को आगे बढ़ाने में सहायक है। क्योंकि पानी होगा तभी तो सबसे पहला पेड़ पौधा, जो हमारा विज्ञान कहता है, वो क्या है जानते? काया बोलते हैं ना, काई, एल्गी, जो आज भी जहाँ पानी इकट्ठा होता है सबसे पहले अपने आप क्या आ जाती है? हरी हरी काई। तो ना पानी होता, ना काई होती, ना काई होती, ना उसके आगे के पेड़ पौधे होते। ये ऑटोमेटिक डिज़ाइन है, ये अद्भुत डिज़ाइन है, बढ़िया है ना। इसी तरीके से हम जितने भी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं जो अस्तित्व में सहज ही हुए हैं, उसी तरह से जिन लोगों को थोड़ा साइंस समझ में आता है, जो सोडियम होता है ना बेटा, उसको जब हम लैब में पढ़ते थे, जब हम 11th-12th में थे, तो हमारी टीचर ने दिखाया उसको ना, वो केरोसिन ऑयल होता है ना, केरोसिन, मिट्टी का तेल, उसमें डाल के रखते थे। उसको जैसे ही हवा के संपर्क में लेके आते हैं ना, वो अपने आप जल जाता है, उसमें स्फुरण होता है, जल जाता है अपने आप। क्लोरीन जानते हो क्या है? क्लोरीन है एक जहरीली गैस। क्लोरीन क्या है? जहरीली गैस। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो ये जानते हो क्या चीज़ है? यह है नमक। वही नमक जो समुद्र के पानी में घुला हुआ है, टाटा का नमक, NaCl। तो ये क्या है? बहुत तेज जलने वाली वस्तु है, हवा के संपर्क में आते तुरंत जल जाता है। ये क्या है? एक जहरीला पदार्थ है, जहरीला है। और उससे क्या वस्तु मिली? नमक। और आपके शरीर में यदि नमक कम हो जाए ना तो चक्कर आने लग जाते हैं तुरंत। तो ये एक खूबी है अस्तित्व में, एक सिद्धांत है आचरण के त्याग का सिद्धांत, या आचरण विलय हो जाते हैं। किस अर्थ में? अग्रिम व्यवस्था को बनाने के अर्थ में। अग्रिम मतलब आगे की व्यवस्था कैसे आएगी, इसके लिए आचरण विलय हो जाते हैं। मतलब इस पानी में ना कोई जलने वाला है ना जलाने वाला है, बल्कि बुझा देने वाला है, तृप्त करने वाला है। बहुत गर्मी हो तो पानी क्या करता है? तृप्त कर देता है, शांत कर देता है, ठंडा कर देता है। ये अस्तित्व में नियम है। ये पदार्थ अवस्था में देख रहे हैं कैसा बढ़िया संबंध है, देख रहे हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं। अब देखिए वो सारे डिटेल में तो नहीं जाऊंगी। तो अस्तित्व में इस तरीके से बॉन्ड्स बनते हैं। बॉन्ड्स मतलब होता है बंधन बनते हैं, ऐसे संबंध हैं। क्या है ये? संबंध हैं अस्तित्व में। तो अस्तित्व में ऐसा सुंदर संबंध कि बात ना पूछिए, है ना। और इसकी पूरी कहानी आपको धीरे धीरे सुनाती जाऊंगी। फिलहाल इतना। अब आपके लिए टाइम है, इसको नोट डाउन करिए, सोचिए मैंने क्या कहा। थोड़ा सा पीछे से स्लाइड लगा देती हूँ, 2 स्लाइड्स, इसको लिख लीजिए और फिर अगली स्लाइड को खोल दूंगी। तो उसमें जितनी बात मैंने कही है वो सबके आप प्रॉपरली नोट्स बनाइए।
बाकी लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी नोट्स बनाएं। संबंधों में पूरकता। वाद का मतलब, विचार। बोलिए, सारे लोग भी बोल सकते हैं। वाद का मतलब विचार, सह अस्तित्व का मतलब संबंधों में पूरकता। ठीक, इसके अलावा भी हमारे पास अभी तक हमारे पास 2 प्रकार के विचार हैं। हमारी मानव परंपरा में 2 प्रकार के और विचार हैं, भौतिकवाद और आदर्शवाद, है ना। ये विचार हमारे दिमाग में रहते ही हैं। आप जो कुछ पहले से सुने वो सब या तो इस कैटेगरी में आता है या तो इस कैटेगरी में आता है। अब हम आपको पहली बार एक मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद इस पूरे विचार को रख रहे हैं। तो इस विचार के हिसाब से हर एक चीज़ नए प्रकार की है, कुछ वो आपके सामने रख रहे हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन तो पहले भी पढ़ी होगी, पढ़ी ना। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन पढ़ी होगी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ग्लूकोज बनता है, ये भी पहले सुना होगा, लेकिन ये दृष्टिकोण पहले नहीं सुना होगा। सही बात है ना। तो ये विचार है कैसा, संबंधों में पूरकता को दिखाने वाला विचार है सहअस्तित्व। और भी बहुत कुछ है, धीरे धीरे खुलेगा। ठीक, अगली बात बताओ प्रवीण, और क्या कहा मैंने? हाँ, क्या बताया इसमें? मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के वर्गीकरण के हिसाब से धरती पर जो भी कुछ पाया जाता है या इस पूरे अस्तित्व में जो कुछ भी पाया जाता है वो 4 अवस्थाओं में है। पहली अवस्था, पदार्थ में क्या क्या चीज़ आती है? बहुत बढ़िया। दूसरी अवस्था कौन? प्राण अवस्था। प्राण अवस्था मतलब पेड़ पौधे। उसके बाद कौन? क्या? जीव जानवर, जीव अवस्था। और उसके बाद चौथी मानव, ज्ञान अवस्था। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताई? पदार्थ अवस्था की हमने बात करी। हम पहले अब पदार्थ को समझेंगे। अस्तित्व में पदार्थ अवस्था। तो पदार्थ को समझाने के लिए मैंने बताया आवर्त सारणी अथवा पीरियोडिक टेबल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ये आप 9th और 10th में इसके बारे में जानकारी शुरू हो जाती है। उसमें कितने प्रकार के तत्व? लगभग स्थिर तत्व 120 प्रकार के। ठीक है, इतने ये कुल पदार्थ है। उदाहरण दिए पदार्थ के, क्या क्या उदाहरण दिए? यस, बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको दिखाया अस्तित्व में जो कुछ भी क्रिया हो रही, मैंने आपको जो क्रिया के रूप में दिखाया, जानते ये क्या हुआ? हाँ, मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको एक उदाहरण दिया। तो ये सब चीज़ें भौतिक क्रियाएं हैं, भौतिक हैं। और भौतिक के बाद अगली जो क्रिया है वो क्या है? रासायनिक क्रियाएं। तो रासायनिक क्रियाओं में मैंने दिखाया आपको जिस तरीके से बॉन्ड्स बनते हैं, वो बॉन्ड्स जो हैं किसी कुछ ऐसी चीज़ उसमें निखर के आई, कुछ निकल के ऐसा आया जो अद्भुत है। वो ऐसा है कि अगली अवस्था के आने के लिए, ये ऑन नहीं है जनक? अच्छा, इट्स रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो रासायनिक क्रियाओं में मैंने बताया संबंध इस विधि से है कि जो वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं साथ में आ रही हैं और रासायनिक वस्तुएं जो बन रही हैं वो सारी ऐसी वस्तुएं बन रही हैं जो इस अस्तित्व में एक विकास के होने के लिए, कुछ रचनाओं के होने के लिए पूरक है। ये एक डिज़ाइन, ये कहाँ से देखने को मिला? मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद की रोशनी में हमको ये समझ में आया। उससे पहले भौतिकवादी और आदर्शवादी विधि से इस तरीके से बात को हम नहीं पकड़ रहे थे। ठीक है, तो ये उसकी रोशनी में हमने पकड़ा। अब देखिए, मैं आगे कुछ और बात लिखती हूँ। धन्यवाद, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। तो हमने एक बात समझा, अस्तित्व में पूरे अस्तित्व में सभी क्रियाएं और सभी घटनाएं, देखिए क्या नई बात कह रही हूँ, सभी क्रियाएं सभी घटनाएं प्रयोजन के साथ हैं, प्रयोजन के साथ हैं। कोई भी ऐसी घटना नहीं है, कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। अस्तित्व में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना, पानी का प्रयोजन है। अस्तित्व में एक डिज़ाइन देखने को मिला, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बना C6H12O6। इसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज ये वही चीज़ है जो प्रकाश की उपस्थिति में आपने पढ़ा होगा, इसको सूरज की उपस्थिति में
पत्तियां जो है ना पानी और धूप के प्रकाश में अपना खाना स्वयं बनाती, इस तरीके से वो ग्लूकोज बनाती है। हमारे शरीर में भी उसी प्रकार की कुछ क्रिया चलती जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। तो ये सब चीज़ें साथ में मिल करके 6C और ठीक है, सही लिखा ना, बढ़िया। क्या लिख दिया यहाँ पर? 6 होना चाहिए। 6H2। आई होप मैंने ठीक रिएक्शन लिखा, ठीक है। तो अस्तित्व में कुछ भी घट रहा है किसी ना किसी प्रयोजन से है। अस्तित्व में सभी क्रियाएं अभी हमने 2 क्रियाओं के बारे में समझा, भौतिक और रासायनिक। उसके आपको कुछ उदाहरण दिए। ये सब अभी और विस्तार से आपको धीरे धीरे सुनाऊंगी, आपको मज़ा आने लग जाएगा। भौतिक रासायनिक क्रियाएं किसी न किसी प्रयोजन के साथ हैं। प्रयोजन का मतलब है, प्रयोजन का मतलब क्या है? प्रयोजन का मतलब है पूरकता। प्रयोजन का मतलब है पूरकता। इस अस्तित्व में जो कुछ घट रहा है किसी प्रयोजन से घट रहा है, उसकी एक पूरकता है। जैसे संबंध कैसे, अब हम वैसे भी देखें, संबंध गुरु और शिष्य एक संबंध है, दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक। माता के साथ हमेशा बच्चा है, पिता के साथ बच्चा है, माता पिता बच्चे बच्चा, ये कैसा संबंध है? पूरक संबंध है। अस्तित्व में प्रत्येक संबंध पूरक संबंध है। बढ़िया, चलिए आपको दिखाते हैं, थोड़ा और अस्तित्व के दर्शन कराए जाए। तो इस बात को आप लिखिए, इसको नोट्स में लिखिए, मैं बोल रही हूँ आप लिखिए। अस्तित्व में सभी क्रियाएं, सभी घटनाएं प्रयोजन के साथ हैं। अस्तित्व में सभी घटनाएं, सभी क्रियाएं प्रयोजन के साथ हैं। प्रयोजन का मतलब है पूरकता, प्रयोजन का मतलब है संबंध, प्रयोजन का मतलब है उपयोगिता। इसको लिखिए। लिखा? लिखो बेटा, इसमें लिखो राजेश। प्रयोजन बराबर पूरकता, प्रयोजन बराबर संबंध, प्रयोजन बराबर उपयोगिता। ठीक है, लिख लिया? ठीक, लिख लिया बेटा? चेंज करो स्क्रीन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं संबंधों में पूरकता, है ना, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, तो मैंने सबसे पहले आपके लिए बात करनी हम शुरू की हैं पदार्थ से। पदार्थ में हमको 2 प्रकार की क्रियाएं दिखाई पड़ी, एक तो भौतिक क्रिया और दूसरी रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया को हमने क्या पाया? जो रासायनिक क्रियाएं हैं बड़ी अद्भुत हैं अस्तित्व में, है ना, ये बहुत अद्भुत है, इतनी अद्भुत है क्योंकि अगर ये रासायनिक क्रियाएं न हो तो आगे प्राणावस्था आ नहीं सकती है ना, अद्भुत। तो ये रासायनिक क्रियाएं एक पर्पस से हो रही, एक उद्देश्य से हो रही, तो इनमें आपस में बड़ा सुंदर संबंध है। देखिए, आपको तुरंत दिखाई पड़ेगा। अगर मिट्टी ना हो तो क्या पेड़ पौधे हो भी सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जब आपको पता है पेड़ पौधों में एक पानखर ऋतु होती है, पतझड़ की ऋतु होती है, ऑटम सीजन होता है, उसमें पेड़ जो होता है अपने पत्ते झाड़ देता है, गिरा देता है। और जब पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं बेटा, तो वो क्या बन जाते हैं? उसके बाद पतझड़ के बाद बारिश, बारिश के बाद वो क्या बन जाते हैं? अपने आप खाद बन जाते हैं। और जब बेटा खाद बनती है तो जो मिट्टी होती है वो अधिक उपजाऊ हो जाती है कि कम उपजाऊ?
अधिक उपजाऊ। ये है संबंध कि जितना लिया है उससे अधिक दिया है। ये डिज़ाइन है, ये है सहअस्तित्ववाद, ये है संबंध, ये है पूरकता। आदमी अगर इसको नहीं समझेगा तो कुछ ना कुछ डैमेज करेगा। अब डैमेज ना करा जाए इसीलिए आपको ये समझा रहे हैं, ठीक है। तो पदार्थ और प्राण का बड़ा सुंदर संबंध है, पर मजे की बात ये जो पदार्थ है ना, इस 120 प्रकार के जो परमाणु हैं इनमें भी एक बड़ा सुंदर संबंध चल रहा है। चलिए पहले हम उसको भी देखते हैं, थोड़ा सा दिखाऊंगी, बाकी तो हैं जनक सर आपको दिखाएंगे, है ना। मैं दिखाती हूँ कुछ हिस्सा और बाकी जो है हिस्सा जनक सर बहुत अच्छे से दिखाएंगे आपको। तो देखो, हम सबको पता है ये क्या है, सूरज है, समझ गए आप लोग, बिल्कुल बढ़िया। और ये है हमारी धरती, वाह भाई, ठीक। तो धरती और सूरज, धरती बेसिकली अगर देखें इसमें ये क्या है, मिट्टी है, मणि है, धातु है, पत्थर, यही सब तो है। फिर उसके बाद इसमें अन्य चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार से अन्य ग्रह गोल भी हैं, है ना, इस तरीके के कुछ ग्रह गोल हैं, ऐसा कुछ पूरा सोलर सिस्टम है। बाकी सबकी बेटा बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत विस्तार हो जाएगा, थोड़ी बात करेंगे आज। तो सूरज और धरती को देखो जरा ध्यान से। तो सूरज और धरती का संबंध देखोगे तो पाओगे कि सूरज क्या है, बहुत गर्म है, गर्म है। इसमें हाइड्रोजन जो कि सबसे छोटा परमाणु है, सबसे छोटा परमाणु है ना, सबसे छोटा परमाणु, ये आपस में जुड़ रहा है और हीलियम नाम का एक तत्व बन रहा है उसमें, ऐसा कहते हैं। हम तो देख के आए नहीं, लेकिन ऐसा बता रहे हैं, ऐसा साइंस वाले बता रहे हैं कि यहाँ पर नाभिकीय संलयन की एक प्रक्रिया चल रही है। नाभिकीय संलयन मतलब जो पदार्थ अवस्था की सबसे छोटी एक पदार्थ है हाइड्रोजन, सबसे उस स्थिति में क्या है, ये सूरज है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पूरे 120 प्रकार के परमाणु, 120 प्रकार के। तो ये धरती को कह रहे हैं, सहअस्तित्ववाद कह रहे हैं धरती कैसी है, 120 प्रकार के परमाणुओं से समृद्ध। समृद्ध मतलब इसमें जो पूरा होना था वो पूरा हो चुका है। ये कैसी है, समृद्ध धरती है। तो सूरज का ताप जो है वो धरती पर आता है, ठीक, और धरती सूरज के ताप को पचा लेती। धरती सूरज का ताप क्या करती है, धरती सूरज का ताप, धरती जो है ताप पाचन करती है। ताप मतलब हीट को क्या कर लेती है, पचा लेती है। लेकिन इसको पचाने से, इसका डिज़ाइन जानते हैं कैसा है, इसको पचाने से ये और समृद्ध होती है। जैसे मैंने पदार्थ और प्राण का आपको संबंध बताया ना अभी, कि जो ले रहा है वो उससे अधिक दे रहा है। तो इसका डिज़ाइन देखो ना कितना सुंदर है। सूरज से इसने गर्मी को लिया और इसने ताप का पाचन किया। ताप पाचन की विधि आपको बताती हूँ। ताप का पाचन किया और सूरज धीरे धीरे, चूंकि इसका ताप पाचन करती जा रही है, तो सूरज धीरे धीरे ठंडा होगा और ठंडा होकर के ये भी समृद्ध हो पाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा मैंने कहा ना कैसे समृद्ध होगा, ये बात अगली किसी क्लास में, आज नहीं, क्योंकि आज तो धरती की कहानी है, सूरज की कहानी किसी और दिन है, आज धरती की कहानी। तो अब आप पूछो कि ये बताइए कि ताप पाचन धरती पर कैसे होता है। तो ये जो धरती है 120 प्रकार के परमाणु से समृद्ध हुई। समृद्ध होने के फलस्वरूप इस धरती पर क्या बनने की घटना हुई, पानी बनने की घटना हुई। इसीलिए जो वैज्ञानिक हैं हर ग्रह पे जाके ढूंढ रहे हैं पानी है, पानी नहीं है, पानी है, पानी नहीं है। यही दो चीज़ें मिलती हैं। पानी नहीं है मतलब वहाँ पर लाइफ नहीं हो सकती। यही तो ढूंढ रहे हैं। क्यों पानी हर जगह ढूंढ रहे हैं जा जाके, क्योंकि पानी मतलब आगे की, चाहे पेड़ पौधे होंगे, चाहे जीव जानवर होंगे, चाहे है ना मानव होगा, उसकी कोई संभावना बनती है, अन्यथा कोई संभावना नहीं है। तो धरती पर बेटा ताप के पाचन का ना एक डिज़ाइन है। चलिए इसको मैं हटाती हूँ। धरती क्या कर रही है, ताप पाचन, इसको यहाँ पर लिख रही हूँ। मगर देखो ना इतनी सुंदर व्यवस्था घटी है यहाँ पर
कि धरती के कोर में, धरती के कोर में यहाँ पर है कोयला। आपको पता है ना कोयला की खदानें होती हैं, ये तो पता है ना, आसमान से कोयला नहीं टपक रहे, पता है, पता है ना। और कोयले के ऊपर क्या होता है, क्या होता है भाई, पेट्रोलियम, पता है कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ, नहीं पता है तो अब जान लो। तो धरती के बेटा गर्भ में रहता है कोयला और पेट्रोलियम, और इसी प्रकार से और गर्भ में यहाँ पर रहते हैं बहुत सारे और भी तत्व। और यहाँ पर अंदर है ना काफ़ी गर्म है, बहुत धधकता लावा है यहाँ पर, और ज़्यादातर तो बड़ा डेंस मैटर है, सोना वगैरह जैसे तत्व हैं, है ना, कोर में ऐसे तत्व रखे हुए हैं। तो पहले मैं आपको कोयला पेट्रोलियम वाली बात बताती हूँ। और धरती के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, अपने पेड़ पौधे, है ना, ये सब पेड़ पौधे यहाँ पर हैं, जंगल आदि हैं, जीव जानवर हैं वगैरह वगैरह। तो धरती किस तरीके से ताप पाचन करती है, तो धरती पर ताप को पचाने वाली एक ही इकाई है, ताप पाचन करती है प्राण अवस्था। ताप पाचन करता कौन है बेटा, प्राण अवस्था, मतलब पेड़ पौधे। ताप को क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं। ताप को पचा करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी ऐसी वस्तु में जो आगे की अवस्था के लिए क्या है, उपयोगी है, पूरक है। बात पकड़ में आ रही है, आ रही है अच्छे से। अच्छा, कोर में देखोगे जो कोयला है, कोयला कैसा है, कोयला है काला। कोयला कैसा है, काला। अब ये बताओ काली वस्तुएं जल्दी गर्म होती हैं कि देर से, जल्दी। तो धरती पर जो कुछ सूरज का ताप आता है वो धीरे धीरे कहाँ, उसको वो सोख लेता है कोयला। तेल जल्दी गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। काली चीज़ जल्दी गर्म होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। तो ये ताप का पाचन भी करता है, और ताप के पाचन के साथ एक और चीज़ करता है, ताप का संतुलन। देखो मैं बताती हूँ कैसे। तो जब सूरज के सामने धरती रहती है, भारत जब सूरज के सामने है, तो अमेरिका में वहाँ रात हो रही है, अमेरिका में दिन है तो भारत में रात हो रही है। तो जब सूरज के सामने है तो वो वाला हिस्सा धरती को, धरती सूरज का ताप पचा रहा होता है, और जब सूरज सामने नहीं है तो यहाँ से धीरे धीरे गर्मी को है उसकी सतह पर छोड़ रहा होता है। इसका प्रमाण क्या है, आपने कभी ज़मीन के अंदर कभी कुएं से या पानी जो नीचे टैंक बना होता है उससे आप सर्दी में पानी निकालो, कैसा होता है, और गर्मी में निकालो ठंडा। बात समझ में आया। तो ये केवल ताप पाचन नहीं कर रहा है, ताप के संतुलन को बना के रखा हुआ है इसने, है ना अद्भुत। और यही है ना, सूरज की रोशनी में ये पत्तियां भोजन बनाती, अपने लिए आहार बनाती ना, पत्तियां खाना बनाती। क्या बनाती हैं, जो इससे पहले मैंने लिखा था C6H12O6, वो ग्लूकोज है, वो भोजन है। और वो भोजन कौन खाएगा, जीव जानवर। जीव जानवरों के लिए भोजन है, उनके अपने खिलने पोषण करने के लिए भोजन है। हमारे लिए भी भोजन, हम लोग खाते हैं ना, पालक लौकी सब चीज़ें खाते हैं, हमारे लिए सब खाना पीना बनाने की व्यवस्था है। तो इससे एक बात ये समझ में आती है, अस्तित्व में व्यवस्था है। अस्तित्व का एक डिज़ाइन है बेटा, और अस्तित्व का डिज़ाइन क्या है, व्यवस्था का। अस्तित्व का ऐसा सुंदर डिज़ाइन है कि हर चीज़ सदा सदा बनी रहे और सदा सदा समृद्ध होने का डिज़ाइन है। कोई भी चीज़ इसमें नीचे जाने का, दुखी होने का, परेशान होने का डिज़ाइन नहीं है। जब ये डिज़ाइन समझ में आता है तो हमको ये समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई कि हम दुखी हैं। क्या गड़बड़ है उसको आगे पकड़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अस्तित्व में व्यवस्था है। मैंने आपको 2 ग्रह गोल के नक्शे, 2 प्लैनेट्स को बताया, एक सन बताया, एक अर्थ बताया, 2 ग्रह गोल हैं, उनकी पूरकता को आपको मैंने एक उदाहरण से रखा। बढ़िया है व्यवस्था। खुश हुए आपकी, नहीं खुश हुए? यस, बढ़िया।
तो इसको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, आप इसके नोट्स लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस पे जाऊँ ना। चलिए, क्या समझ में आया? आप में से कोई एक रखेगा, कोई भी व्यक्ति जिसको सुन के अच्छा लगा हो। हाँ, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं भैया, हितेश भाई। यदि कर सकें तो अच्छा रहेगा, हम सब देख रहे हैं आपको। क्या समझ में आया? क्या नई बात समझ में आई? क्या अच्छी बात समझ में आई? हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते, नमस्ते भैया जी। बात रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रखिए। हाँ, तो पहले तो वो समझ में आया कि ये जो अस्तित्व है उसमें एक 4 अवस्था है। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। बहुत बढ़िया। और पदार्थ अवस्था के अंदर जो 120 एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ संयोजन करके, रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया करके नए नए दूसरे पदार्थ का डेवलप कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे के साथ वो संयोजन करके नई चीज बनाते हैं। और पदार्थ अवस्था के जैसा आपने उदाहरण दिया था H2O का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणु संयोजन होके पानी बनता है, तो एक नया रूप धारण करता है और वो अस्तित्व को सहायक पुरवार होता है ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सोडियम और क्लोराइड का आपने एग्जाम्पल दिया था जिससे नमक बनता है। और आगे की जो अवस्था है उसको वो सपोर्ट में आते हैं। दूसरा आपने सूर्य और पृथ्वी का रिलेशनशिप में बताया कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम का सतत विनिमय होता रहता है उसका नाभि के अंदर, जो उसका गर्भ है उसके अंदर। और उसमें से जो एनर्जी निकलता है वो पृथ्वी को और बाकी ग्रहों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो जीव है, जो लाइव है, उसको वो जीवन के लिए एक प्रेरक बल पुरवार करता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम हमारे साथ जो सीधे जुड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं। तो कौन बताएगा कहाँ से शुरू करें? आज की बात को शुरू करना है भाई। तो आप, ठीक है विपुल भाई। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया आवाज़ आ रही है, बताइए। हाँ, पहले हमने वो जो मानव परंपरा के जो 2 स्वाद है, जो एक आदर्शवाद और बौद्धिकवाद, उसके बारे में सुना। हाँ। और फिर हमने जो ये मस्तिष्क के जो 4 प्रकार थे, पदार्थ, प्राण, जीवन અને જ્ઞાન, એમાં આપે પેલા પદાર્થ વિશે જે આપણા પૃથ્વી ઉપર જે પદાર્થો છે 120 પ્રકારના જે અલગ અલગ બધા તત્વો, એ ભૌતિક તત્વો કઈ કે હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, સલ્ફર જેવા તાંબા જેવા તત્વો। પછી એના પછી આપણે રાસાયણિક ક્રિયાઓમાં જોયો કે હાઇડ્રોજન એ અગ્નિ શામક છે, જે અગ્નિ બહાર અને ઓક્સિજન એ બેથી અગ્નિ વધારે થાય, જ્યારે એ બે ભેગા થાય તો એનું પાણીમાં રૂપાંતર થાય જે અગ્નિને બુઝાવે। એના વિશે જાણ્યું। અને બીજો આપણો પ્રાણ અવસ્થા, જે આપણે સૂર્યના કિરણો પૃથ્વી શોષી લે છે, જે વૃક્ષો છે જે પોતાની ગરમ કિરણો શોષી અને તેનું રૂપાંતર કરે છે, ને જ્યારે એ વૃક્ષો જે પાનને જે એનું પાન ખરુતુમ ખરે ત્યારે એ એક જાતનું ઓર્ગેનિક કાર્બન કે ખનિજ તત્વો કે જે પેદા કરે, જે પૃથ્વીનું વાતાવરણને સંતુलन करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। कौन बताएगा इसको और अच्छे से? कौन बताएगा? सुनते हैं। ठीक, चलो अच्छा ऑन रहता है।
सबसे पहले मुझे लगता है जिग्नेश बताएं, जिग्नेश से शुरू करते हैं। बताओ जिग्नेश। हाँ बताओ बेटा फटाफट। लो, आपको क्या समझ में आया, क्या आपको अच्छी बात लगा कि ये बात तो मेरे को नहीं पता थी? हाँ बताओ। ये अस्तित्व में अवस्था है। हाँ। जो सूर्य है उसमें से गर्म किरण आते हैं हाँ और धरती पर आते हैं, और धरती वो गर्म किरण को पचाने के लिए वो प्राण अवस्था है, जैसे कि कोयला है और पेड़ हैं, हाँ वो उसको पाचन करती है और सही बात। वो गर्मी उसको सोच लेती है और बाद में धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, इसे पचा दे। ये समझ बढ़िया बात लगी ना, देखा। और बताओ कोई इसके अलावा बताओ क्या अच्छी बात है। हिना बहन को दीजिए पीछे। हिना बहन, बढ़िया चल रही क्लास? हाँ जी। हाँ बताइए क्या नई जैसे बात, ये क्या अच्छी बॉन्ड बात? संबंध के बारे में बोला, जैसे एक जलाने वाला और दूसरा जलने वाला, दोनों मिक्स होके पानी बन गया और वो बुझ जाता है। हाँ आग बुझ जाने वाला हो गया। ये बढ़िया है ना संबंध। हाँ, पूरकता के अर्थ में हाँ, संबंध। पूरकता के। नई चीज भी बन रही है तो वो किसी और के लिए आगे पूरक है। कितना बढ़िया संबंध है ये। और बताओ भाई, कौन बता? बाबू इनको बेटा जी को दीजिए आगे। हाँ बताओ बेटा। इसके बाद सुहानी बताएंगी। हाँ बताओ। पहले तो पृथ्वी और सूरज जो होता है वो गर्म होता है, तो उसके जो तत्व है वो पृथ्वी पर आते हैं, तो उसके जो तत्व नहीं, कहाँ सूरज के तत्व थोड़ी आते हैं। मतलब सॉरी, ताप आता है। हाँ, प्रकाश, ताप जो है ताप। वो धरती के ऊपर आता है और धरती उसको पाचन करती है, वो ताप को संतुलन करती है। कैसे करती है? ताप संतुलन की क्या विधि है? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम धरती पर ताप संतुलन की व्यवस्था है। अब ध्यान से सुनो, अगर हम धरती से कोयला निकाल दें, पेट्रोलियम निकाल दें, तो क्या धरती का ताप संतुलित रहेगा? इसीलिए हमको खनन नहीं करना चाहिए, या फिर मानव को एक्चुअली उसको खनन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, लेकिन मानव की कुछ आवश्यकताएं तो हैं, ठीक है। उनको पूरा करने के लिए मानव को ऊर्जा को अलग तरीके से कैसे प्राप्त करें, है ना, किस तरीके से ऐसे हम ऊर्जा को प्राप्त करें जिससे धरती पर ताप का, खनिज का, ऋतुओं का संतुलन बना रहे, उसके लिए हमको शोध करना होगा, हमको उसे समझना होगा, हमें नए तरीकों को अपनाना होगा। उस पर विचार करने के लिए, उस पर शोध करने के लिए, उसको समझने के लिए ये शिक्षा है। उसी लिए ये कोर्स है जिसमें आप सब एनरोल हुए हैं। आप सभी इस धरती पर संतुलन को लाने के लिए धारक वाहक हैं। समझ रहे हैं? इस एनर्जी के साथ, इस ऊर्जा के साथ, इस समझ के साथ इस कोर्स को पढ़िए। आपने ऐसा कभी न सुना होगा न सोचा होगा, और जितना जितना सुनते जाओगे, जितना सोचते जाओगे, समझते जाओगे, समझाते जाओगे, उतना उतना तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास भरता चला जाएगा, उतना उतना तुम जिंदगी में सही कर पाओगे। जब सही कर पाओगे तो सही घटेगा, वो देख के तुम खुश होगे। यही तो हम अल्टीमेटली चाहते हैं, खुश होना, खुश रहना। और चाहते क्या हैं? इतनी सी चीज़ चाहता है आदमी, खुश होना, खुश रहना। हमको पता नहीं है, वो पूरा डिज़ाइन आपको क्लास के दौरान समझाऊंगी मैं, ठीक है। ये केवल एक विचार नहीं है, ये कोई शिक्षा नहीं है, ये इससे कोई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस धरती पर असंतुलन लाने वाला कौन? मानव। बाकी तीन अवस्थाएं थी तब तक तो धरती हरी भरी। मानव ही यदि समझदार हो जाए तो इस धरती को सुधारने वाला कौन? मानव। धरती को और अच्छा करने वाला कौन? मानव। इस धरती को स्वर्ग जैसा बनाना है, इस धरती को स्वर्ग जैसा बनाना है। जैसी मिली थी प्रकृति से उससे इसको और निखारना है। इसके लिए ये शिक्षा है, ठीक है ना? शिक्षा, आदमी देवता हो, धरती स्वर्ग हो। आदमी देवता होने का मतलब, कहते ना, देव मानस है भाई, भगवान नो मानस है।
किसको बोलते हैं? जो संबंधों में निर्वाह करता है अच्छे से, उसी को तो बोलते हैं। और किसको? कि क्रूरता करने वाले को बोलते हो? किसको बोलते हो? भगवान नो मानस। प्यार से जो बढ़िया से संबंध निर्वाह करता है। संबंध निर्वाह मतलब एक ही मतलब, पूरकताओं का निर्वाह, कुछ अपेक्षा है उसका निर्वाह। लेकिन अभी हमको समझना पड़ेगा संबंधों में अपेक्षाएं क्या हैं, वो सब एक एक करके सुनेंगे, समझेंगे, बैठ करके विचार करेंगे। आपको जब तक ठीक नहीं लगेगा तब तक उस पर बात करेंगे। और आप देखेंगे आपके अंदर, मैंने कहा ना सबके अंदर एक GPS है, आपको अंदर से उत्तर आएगा कि ये सही है, ये सही नहीं है। आपको किसी ने नहीं बताया अविश्वास गलत है। छोटे से बच्चे से भी आप पूछिए तो बोलेगा नहीं, अविश्वास में नहीं जीना है, विश्वास में जीना है, स्नेह में जीना है। जबकि किसी से ये पूछो स्नेह क्या है तो शायद वो बता ना पाए। हर एक से पूछेंगे स्नेह क्या है तो वो सोचेगा है मैं कैसे बताऊं कि स्नेह क्या है, आप बता नहीं पाओगे। लेकिन आपसे पूछेंगे स्नेह में जीना है कि नहीं तो आप कहोगे हाँ जी जीना है, विश्वास में जीना है, प्रेम से जीना है। प्रेम क्या है उसका कुछ अता पता नहीं। तो उसका अता पता करने के लिए ये कार्यक्रम है। बैठेंगे, चर्चा करेंगे, देखिए क्या निकलता है। कभी सोचा कोयला, पेट्रोलियम धरती के कोर में रखा है, ऐसा लगता है इतनी खूबसूरत चीज़। और देखो जिग्नेश, वो जो धरती के कोर में कोयला रखा है ना, वो कोयला भी जानते हो एक समय पे पेड़ थे। इस धरती पर ताप को पचाने वाली एक ही वस्तु है, पेड़ पौधे। धरती के गर्भ में जाकर भी ताप को पचा करके ताप को संतुलित करने का काम कर रहे हैं। धरती के ऊपर भी वही काम कर रहे हैं। क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है भाई। अभी जब जनक भाई आपको लेक्चर लेंगे ना, यही सारी चीज़ें आपको इतना डिटेल में इतना सुंदर पढ़ाएंगे, आपको लगेगा ये धरती कितनी खूबसूरत चीज़ है ना। उनके लेक्चर होंगे तब वो आप उनसे सुनिएगा। ठीक है, बताओ भाई, अब हमको सुहानी बताएंगी। सुहानी बताओ। पदार्थ में आवर्तिक श्रेणी के हिसाब से 120 तत्व होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कैल्शियम, सल्फर सभी का समावेश होता है। जिसमें H2O प्लस O2 का समावेश होता है, जिसमें H2O जलने वाला होता है और H2O जलाने वाला होता है। उससे उसको दोनों को मिलाकर H2O बनता है, जिससे बुझाने का काम होता है। वाह, बढ़िया बात है ना, अद्भुत। अपने आप में हर एक वस्तु इसी प्रकार से अद्भुत है। ठीक, तो आज के सत्र की एक अंतिम बात को रखेंगे क्लास में आज की, है ना। इसको रुकिए जरा, मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। दोनों पदार्थ अवस्था की इकाइयाँ हैं, ये धरती भी, ये सूरज भी। इसी तरीके से चांद, इसी तरीके से और भी जो चीज़ें उसके बारे में आप जनक भाई से सुनिएगा। ठीक है, अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगी। आप जितना जितना सुनोगे आपको इतना मज़ा आएगा ना, आपको लगेगा क्या बात है। ये जो अन्न का एक एक दाना हम खाते हैं ना, इसमें सूरज की भी पूरकता है, इसमें चांद की भी पूरकता है, इसमें धरती की मिट्टी की भी पूरकता है, एक एक अड़सिए की भी पूरकता है, जो पत्ता गिरा है ज़मीन पे उसकी भी पूरकता है। ये सब आपको सुनने को मिलेगा, पर आप भी मुझसे नहीं, ये जनक भाई सुनाएंगे आपको। तो मैंने आपको ये बताया कि देखो भाई, अस्तित्व में व्यवस्था है, अस्तित्व में प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक घटना किसी न किसी प्रयोजन से है। अब वो प्रयोजन क्या है वो हमको पहचानना है। हर एक क्लास में धीरे धीरे इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो देखो, हमने पदार्थ अवस्था में बात करी, पदार्थ और प्राण अवस्था की पूरकता की बात करी। अगली बात देखो बेटा, प्राण और जीव में देखो जरा कैसा संबंध है। इतना सुंदर संबंध है आपस में। खाना चाहिए तो जीव जानवर कहाँ जाते हैं? पेड़ पौधों के पास। ये जो जीव जानवर होते हैं, इनका मल जैसे गाय का गोबर, मूत्र जैसे गौमूत्र, है ना, इनका पसीना, इनका श्वास, है ना, ये सब हम आपको बाद में और डिटेल में आप चाहेंगे तो इसको पढ़ाएंगे। ये सब कुछ जंगल में संतुलन को बनाए रखते हैं, धरती पर संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है। जब प्रैक्टिकल सीखोगे ना तो गौमूत्र से, गोबर से जीवामृत कैसे बनाते हैं वगैरह 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 आप खूब डिटेल में सीखोगे। लेकिन इनका संबंध इतना सुंदर है पदार्थ, प्राण और जीव का। देखो, पेड़ पौधे से जब पत्ता गिरा तो पत्ते की खाद बनाओगे ना तो 6 महीने का समय लगता है।
लेकिन उसमें गोबर डाल दो तुम। या फिर ऐसा समझो कि मान लो गाय ने उस पत्ती को खा लिया, तो पत्ती को खाने के बाद गोबर तो वो 12 घंटे में बना देती है ना। और उसके बाद वो जो गोबर होता है वो सीधी सीधी खाद। कितनी देर लगी? 12 घंटे में। जो काम 6 महीने में हो रहा था उससे बहुत कम समय में होने लग गया। या ये गाय की खाद को थोड़ा और पकाते हैं जब खाद को, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। और जानते हो, मानव भी जब इस सब बातों को समझता है ना तो बड़ा अच्छा जीता है। जैसे मानव मैंने, जानते हो क्या किया? मानव ने ये सब कुछ समझा तो उसने जीवामृत बना दिया। जीवामृत गोबर को भी बहुत जल्दी से पचाने योग्य बना देता है धरती के। ये सब आपके सिलेबस में आएगा आगे, आज नहीं, अभी नहीं, ठीक है। तो इसकी पूरकता इतनी सुंदर है कि जो जीव जानवरों का मल मूत्र पसीना श्वास आदि है, ये मिट्टी के लिए पोषण करता है। मिट्टी का क्या करता है? पोषण करता है। जमीन पे रहते हैं ये पेड़ जीव जानवर। जानते हो ये जो चिड़िया चहक रही है ना, ये चल रहा है ना, तो ये जो चिड़िया चहक रही है ना, ये चिड़ियाँ चहकती हैं तो एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी, एक प्रकार का वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, और इस वाइब्रेशन के कारण दाने लगते हैं। इस वाइब्रेशन के कारण फल, या जो फूल से फल बनने की क्रिया होती है ना, एक इस वाइब्रेशन के कारण होती है। इस पर एक साइंटिफिक स्टडी हुई है अभी, समझ में आया? तो और उसके बाद ऐसा प्रयोग किया गया, ये चिड़ियों की आवाज़ रिकॉर्ड करके उसको रखा गया एक जगह पर, वहाँ चिड़ियाँ बहुत चहकी तो वहाँ पर उत्पादन बढ़ गया। तो ये जो चिड़िया का चहकना भी है ना, एक इसकी हर एक चिड़िया की एक अलग अलग आवाज़ है। इन आवाज़ों का भी एक पूरकता है। कोई चिड़िया कैसे चहकी, कितना चहकी, उससे उत्पादन पर प्रभाव है। बात पकड़ में आ रही है? तो मल मूत्र पसीना श्वास और यहाँ तक कि इसका चहकना भी, ये सब कुछ आपस में एक दूसरे के कैसे बढ़िया संबंध दिखता है। ये संबंध तीनों का, जितना लिया उससे अधिक दिया, ये संबंध कैसा है? बढ़िया है कि नहीं है? यही तो स्वर्ग है, और क्या है? जितना ले उससे अधिक दें। लेकिन आज है ना, अब देखो ये तो हो गई अस्तित्व की बात। मतलब आदमी जब धरती पर आया, ये आदमी जो है धरती पर जब आया है, उससे पहले सभी प्रकार के जीव जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सभी प्रकार के तत्व, जितना कुछ तुम देख रहे हो मानवकृत वस्तुओं के अलावा, वो सब कुछ तो था। ये सब कुछ क्या है? इसको हम जब देखते हैं, मानव के आने के पहले अस्तित्व सहज, सहज मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप अस्तित्व सहज विधि से सब कुछ उपलब्ध था। आदमी आया और उसने सोचा। सोचने में कुछ हिस्सा सही सोचा, कुछ हिस्सा पूरा तरीके से सही नहीं सोच पाया। जैसे आदमी ने सोचा तो धरती को देखा, धरती के गर्भ में कोयला पेट्रोलियम को देखा तो पहचान ही नहीं पाया कि उसकी क्या पूरकता है। उसको पता ही नहीं चला कि इससे ताप का संतुलन है, ताप का पाचन कर रहा है। तो ना उसको शिक्षा में लेकर के आया, बल्कि उसको क्या समझ लिया? ईंधन है, तो उसको निकालो जलाओ। अब जब उसको जलाया तो बेटा क्या हो गया? उससे प्रदूषण फैल गया। अब प्रदूषण की समस्या को हम लोग सोच रहे हैं कैसे टैकल करेंगे। तो इस तरीके से आदमी ने कुछ चीज़ों को सही सोच लिया और कुछ जो है सही नहीं सोचा, सही नहीं है। कुछ सही समझा है, कुछ नहीं समझा है। तो जो सही समझा है वहाँ तो उसके मज़े ही मज़े हो रहे हैं, वहाँ सब ठीक चल रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल खेती करना सीखा, बढ़िया सीख गया, बीज को पहचान लिया, कब बुआई करेंगे, निराई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, कब फसल काटेंगे, ये सब काफ़ी कुछ ठीक ठाक समझ गया, है ना। जैसे मेडिसिन को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया तो काफ़ी सारी जगह पे ठीक ठीक समझ गया, काफ़ी सारी जगह पे ठीक ठीक नहीं समझा है ना। जैसे कपड़ा कैसे बनाना है तो उसने कपास को पहचान लिया, सिल्क को पहचान लिया, उससे कपड़ा बुन लिया।
वो ठीक पहचान गया। अभी सर्दी गर्मी का उतना टेंशन नहीं रहता ना अपना, क्योंकि अगली गर्मी अगली सर्दी में मर जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। अपन सब अच्छी एक आयु को जी पाते हैं उसके कारण। कपड़ा ना हो तो हालत ख़राब हो जाए ना, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक ठाक पहचान गया है। जितना ठीक पहचान गया आदमी उतना मज़े में है, और जितना वो ठीक नहीं पहचाना है उस सब के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि बताओ क्या क्या समस्याएं? प्रदूषण, है ना, डिप्रेशन, सुसाइड। ये मानव में जब देखते हैं तो डिप्रेशन, सुसाइड, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, ये सब समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। मानव प्रकृति के साथ जब देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, इस तरीके की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। अच्छे उत्पादन का ना होना, धरती बंजर होते जाना, पानी साफ स्वच्छ ना होना, है ना, जो हमारा ऋतुओं का संतुलन है वो गड़बड़ा जाना। हमको ये समझ में आता है अच्छा जितनी चीज़ें सही नहीं हैं इनको सही करने की आवश्यकता है। अब लेकिन करने से पहले गड़बड़ कहाँ है आदमी के? आदमी समझने में ही चूक गया। तो जो सही नहीं है, जिसका परिणाम दिख रहा है, उस पर वापस बैठ के सोचना होगा, सोचना पड़ेगा। तो समझने की आवश्यकता है। तो जितना जितना अपन सटीक पहचाने हैं उतना उतना मज़े में हैं। जितना जितना नहीं पहचाने हैं वहाँ हालत खराब, पूरी दुनिया की हालत खराब है। वहाँ स्ट्रेस है, तनाव है, बीपी हाई लो हो रहा है, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम चल रहे हैं, और डिप्रेशन, सुसाइड लिख ही दिया। प्रदूषण है, ऋतु असंतुलन है ना, कब बारिश आएगी पता नहीं है, कितनी फसल होगी पता नहीं है, जो खा रहे हैं उससे समस्या हो ही जा रही है। ये सब घटनाएं चल रही हैं। तो हम आप मिल करके, हमको बैठ करके सोचना है, समझना है, समझ करके सही करना है। इस शिक्षा का प्रयोजन है सोच के समझ के करना। जैसे हम कभी गलती हो तो कहते हैं हमने जानबूझ के गलती नहीं करी। हम यहाँ कह रहे हैं भैया जानो बूझो सही करो, जानो बूझो सही करो। ये बात ठीक है कि तुमने जानबूझ के गलती नहीं करी है, पर उसमें कमी कहाँ रह गई? जानने बूझने में ही गलती रह गई, जानने बूझने में ही कमी रह गई। तो जानो बूझो सही करो, जानो बूझो सही करो, ठीक है। तो ये सही करने के लिए इस कोर्स को हमने लेके आए हैं भाई यहाँ पर। चलिए इस पे हम चर्चा करेंगे। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद एक सही का प्रस्ताव है। जांच के देखिए ठीक लगता है कि नहीं, खुद सोच के देखिए, ठीक है। तो जो ज्ञानावस्था की इकाई है इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। उसको ये लग गया ये जो मिट्टी है ये मेरे भोगने के लिए वस्तु है, इसको खाली करो, खोखला करो, खोखला करो। यहाँ पर वो इस बात को नहीं पहचान पाया कि अस्तित्व में एक प्रकार का चक्रीयता है, एक प्रकार का आवर्तनशीलता है। जैसे पानी भाप बन के उठता है, बादल होता है, और बादल सब जगह घूम घूम के सब जगह बारिश करते हैं। क्यों? जहाँ बादल वहीं बारिश करते हैं जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहीं जीव जानवर होते हैं, जहाँ पेड़ पौधे जीव जानवर होते हैं वहीं आदमी होता है। तो अपने आप अस्तित्व का इतना सुंदर डिज़ाइन है ना कि सूरज है, गर्मी होती है, भाप बनती है, भाप ऊपर उठती है, बादल बनते हैं, बादल हल्के होते हैं और इधर उधर आराम से घूमते रहते हैं। पहाड़ हैं, पहाड़ों से टकराते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से टकराते हैं, और टकरा करके जहाँ पेड़ पौधे जीव जानवर आदमी है वहाँ बारिश कर देते हैं। तो अस्तित्व में एक व्यवस्था है पानी को आपके घर तक पहुँचाने की। देखिए अस्तित्व में एक व्यवस्था है, लेकिन अगर आदमी इसको नहीं समझा तो पानी कहाँ चला गया? गटर में। लेकिन अगर उस घर में जो पानी आ रहा है, घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में होता तो पानी की कभी भी समस्या होनी नहीं थी। अस्तित्व में डिज़ाइन है।
हमको उसको समझना है, उसके अनुसार अपना घर, अपना गांव, अपना परिवार, अपना समाज तैयार करना है। बात समझ में आई? तो अस्तित्व में एक व्यवस्था है। तो ज्ञान अवस्था की इकाई मानव ने नहीं समझा तो कुछ कुछ ऐसा बिना समझे कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि गटर में पानी चला गया और गटर के बाद बड़े बड़े ऐसे गंदे नाले जैसे बने और उसको जा कर के नदी में खोल दिया। अब नदी का पानी पूरा देश पी रहा है, पूरा समाज पी रहा है और उससे बीमारियां हो गई। बीमारियां हो गई तो फिर अब हॉस्पिटल खोल दिए या क्लोरीन से साफ कर रहे हैं, और अभी बताया क्लोरीन तो जहर है। अपन इस तरीके का सब कुछ कर रहे हैं। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि सर्वाधिक शुद्ध बढ़िया स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम पानी क्या है? बारिश का पानी। बारिश का पानी आ ही रहा है हमारे घर, अपने को केवल उसको पकड़ना है, उसको रोकना है, उसका उपयोग करना है। उपयोग करने के बाद उसको धरती में उतार दीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अस्तित्व में व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। ये कपड़ा जो हमने बनाया कॉटन से बनाया, कपास आदमी ने नहीं बनाया, कपास का बीज अस्तित्व में मिला था, है ना? तो अस्तित्व में व्यवस्था है। लेकिन जब आदमी ने इसको ठीक से नहीं देखा, सह अस्तित्ववादी नज़रिए से नहीं देखा, या संबंधों के नज़रिए से नहीं देखा, या पूरकता के नज़रिए से नहीं देखा, तो मामला गड़बड़ा गया। गड़बड़ा गया तो पदार्थ का केवल क्या किया? शोषण किया। तो पूरी पदार्थ अवस्था की जो स्थिति थी चरमरा गई, है ना? प्राण अवस्था से केवल लिया और लिया, केवल लेने का नाम होता है शोषण। लेना और उससे अधिक देने का नाम है संबंध। केवल लेना, लेना और लेना, इसका नाम है शोषण। इसी तरीके से जीव अवस्था से क्या किया? केवल लेना, लेना और लेना, इसका नाम है शोषण। तो आदमी जिसको पोषण करना था, करने क्या लग गया? शोषण। क्यों? क्योंकि उसने जाना बूझा नहीं, उसने समझा नहीं। क्या नहीं समझा? कि अस्तित्व में संबंधों पूर्वक, पूरकता पूर्वक, निर्वाह पूर्वक, पोषण पूर्वक जीने का डिज़ाइन है। उस डिज़ाइन को हम नहीं पहचान पाए। नहीं पहचान पाए तो हमने शिक्षा में भी ऐसी ऊटपटांग बातें डाल दी और हमारी व्यवस्थाओं को भी ऐसा खड़ा कर दिया। जब पानी सबके घर, सबके गांव आ ही रहा है, तो क्या बहुत सारी ऐसी अभी हमने व्यवस्था करी है पानी निगम के नाम से, या अव्यवस्थाएं कर दी हैं? सोचना पड़ेगा। जो बारिश का पानी आ रहा है वो गटर में बह रहा है, और उसके अलावा देखो ना, जो पेट्रोलियम है उससे चला करके वो टक 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 आता रहता है ना, टैंकर, है ना, फिर वो पानी उड़ेलता है। पानी में मिला होता है क्लोरीन, बड़ा बकवास बेकार एकदम पानी होता है कि नहीं? वो पानी हम घरों में इस्तेमाल करने लग गए। तो अब हमको बेटा मिल करके सोचना है। ठीक है राजेश, ठीक लग रही बात? ठीक है बात? सबको ठीक लग रही है? तो भैया आदमी की ये हालत है, हालत खराब है। अब बैठना है। मैंने क्या कहा? जानो बूझो सही करो, जानो बूझो सही करो, यही हमारा सूत्र है। सही करो, जानो बूझो सही करो। बिना जाने बिना बूझे गलती करना बंद करो। बैठो, जानने मानने वाली इकाई हो, समझने वाली इकाई हो, ज्ञान अवस्था की इकाई हो। बैठो, मिल करके जानेंगे, बूझेंगे, सही करेंगे। आदमी को देवता, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। देवता का मतलब आप वैसा ना सोचिएगा बड़ा मुकुट लगा लिया और पीछे चक्कर घूमने लगा। देवता मतलब देने वाला, देवता मतलब देने वाला, देवता मतलब पोषण करने वाला, देवता मतलब पोषण करने वाला, और राक्षस मतलब शोषण करने वाला। आदमी राक्षस जैसा हो गया है। बढ़िया, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अच्छी लगी बात तो लेट मी नो सहज जिज्ञासा के साथ। बढ़िया, इसको आप नोट डाउन करिए, जो भी मैंने अभी बोला उसको नोट डाउन करिए, फिर हम सत्र को समाप्त करेंगे। आज हमने ये समझा कि मानवता की 4 अवस्थाएं, उनमें से एक पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। इसमें से पदार्थ अवस्था में हम जैसे देखा कि मिट्टी,
मणि धातु से हमको मिलता है। उसमें से प्राण, उसके बाद आता है प्राण। वो प्राण में से पेड़ पौधे वो मिट्टी से ही जीवित होते हैं, उससे उसका पोषक होता है। मिट्टी उसका आधार है। हाँ, वो पोषक से ही मिट्टी शुद्ध हो जाती है, वो वापस उसी से मिल जाता है। बाद में आती है जीव अवस्था, उसमें जैसे जानवर के जीव जंतु वो पेड़ पौधों पर आधारित होते हैं, वो उन्हीं से खाते पीते हैं और उसका मल मूत्र उसी से ही पोषक होता है प्राण का, उसी से वृक्ष बड़े और होते हैं। बाद में आते हैं हम जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, जीव के बाद ज्ञान अवस्था। उसमें हम मानव लोग थे, वो सिर्फ शोषण ही करते हैं, जिससे कि आज की स्थिति में सिर्फ शोषण कर रहे हैं। में आगे सही होंगे हम लोग। सिर्फ हम प्रकृति पर से सिर्फ लेना ही जानते हैं और कुछ देना नहीं जानते, और क्योंकि प्रिय हित लाभ के आधार पर विचार किए हैं, इसीलिए। अब ये कल सीखेंगे न्याय धर्म सत्य वाली बात, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। और बताओ, और कुछ समझ में आया? अच्छी बात। बस तो आज के सत्र को रोका जाए यहाँ पर। ठीक, सभी को नमस्ते।